स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलिए शुरू करते हैं फिर एम्बर एंड एम्बर के साथ वापस से। वी आर बैक एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी आर गोइंग टू, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 7। आपने लास्ट लेक्चर को देखा होगा और उस लास्ट लेक्चर में हमने 7th चैप्टर के सेकंड पार्ट को कवर किया था, बिकॉज द 7th चैप्टर इज प्रीटी लॉन्गर कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। यहाँ पर 20-25 के आसपास अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट को वहां पर इंक्लूड किया गया है, तो हमने इसको 3 पार्ट में यहाँ पर ब्रेक किया हुआ था, है ना। बाद के जो कुछ यूनिट्स हैं, अगले कुछ यूनिट्स, खासकर यूनिट 8 दैट इज नॉट सो वास्ट, सो मे बी 1 या 2 लेक्चर्स में हमारा, खासकर 2 लेक्चर में आराम से वाइंड अप हो सकता है। बट दिस पर्टिकुलर थिंग वाज अ लिटिल लॉन्गर, सो हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया और 3 अलग अलग पार्ट्स में इसको कैरी फॉरवर्ड किया। तो नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। अगर आप सीरीज को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जानते होगे, पहली बार देख रहे हो तो आप जान लो, है ना। दिस पर्टिकुलर सेक्शन or the third part of chapter 7, it basically deal with the hominin remains। इसके पहले हमने बात की किसकी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को भी आपने देख लिया, रुडोल्फेंसिस को भी देख लिया। सो वी वर रीडिंग एंड रिलेटिंग द बायोकल्चरल इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ऑलराइट, नाउ अप इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, जो चैप्टर 7 का थर्ड पार्ट है, यहां पर होमिनिन्स और उनके कल्चर की बात होने लगती है। और सबसे पहला जो होमो ग्रुप का मेंबर, अर्लीस्ट रिकॉर्ड जो हमारे पास मिलते हैं, वो किसके हैं, होमो इरेक्टस के। आपको मैंने जीटीएस से अवेयर कराया हुआ था, अगर आप बैचेस में हो तो आप जीटीएस को डिटेल में पढ़ते हो, है ना। और जीटीएस में मैंने बताया भी हुआ है कि जो क्लासिकल बुक्स में, इवन एम्बर एंड एम्बर में एंड अ लॉट ऑफ अदर टेक्स्ट एंड बुक्स, द डेट्स दैट दे आर मेंशनिंग इज नॉट एज पर द करंट कन्वेंशन, है ना। अभी जो हमारे पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो 2009, 12 और 13 के हिसाब से हम उसको कंप्रेस करके पढ़ रहे होते हैं। और इन किताबों के अंदर में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी दी हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि लॉट ऑफ दीज बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड इन द लेटर ईयर पोस्ट दोज रिसर्चेस, है ना। तो इन्होंने क्यों नहीं इंक्लूड किया, आई एम नॉट श्योर, या फिर इन्होंने इतना एम्फेसिस दिया नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा ज्यादा अर्निंग के लिए क्या किया, एक नए कवर के साथ एक नया एडिशन लिख करके किताब को छाप दिया। पर ये जो बुनियादी इंफॉर्मेशन होती है दैट पर्सन्स नीड टू बी अवेयर अबाउट हैज नॉट येट बीन अपडेटेड। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी बताते चलूं, ऑल्दो होना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर मैं एम्बर एंड एम्बर को पढ़ा रहा हूं तो मैं एम्बर एंड एम्बर में लिखी हुई बातों को ही पढ़ाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू करेक्ट इट इवन इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसीलिए जब हम बैचेस में यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं तो ये जो कई बार गलत, तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि एक समय पर ये सही थी, आज की डेट में गलत है, और गलत इसलिए क्योंकि आउटडेटेड हो गई है। ऑलराइट, सो जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, जो आप एग्जामिनेशन में लिखोगे तो मार्क्स आपको मिलेंगे, वो हम अपने बैचेस में बच्चों को करा रहे होते हैं। क्यों करा रहे होते हैं, क्योंकि उनको एम्बर एंड एम्बर से नहीं पढ़ाते, उनको जर्नलाइज वे में पढ़ाया जाता है। एम्बर एंड एम्बर जैसे कम से कम 17-18 किताबों को यूज करके कंटेंट बनाया जाता है और फिर देखा जाता है कि रीसेंट अपडेट क्या है ना। आज से 10 दिन पहले भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आई है और उसको अथॉरिटी ने वहां पर नोट दे दिया हुआ है कि नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज वैलिडेटेड, सही है, तो हम उसको अपने टेक्स्ट में, क्रक्स में, स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। But here I am not doing that because here we are exclusively covering Amber and Amber only. So all the outdated material, outdated information that is covered, that shall also be continued here. All right. चलिए, तो Homo erectus को आप देखते हो किसके बाद आए, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स के बाद। All right. ह्यूमन इवोल्यूशन को जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा ह्यूमन इवोल्यूशन में कि जो प्लियोसीन का, ओके वेट अ सेकेंड, यस, जो प्लियोसीन और प्लीस्टोसीन की जो बाउंड्री है, ये प्लियोसीन 5.33 मिलियन ईयर अगो, रीसेंट डेट बता रहा हूं आपको, और ये प्लीस्टोसीन 2.58 मिलियन ईयर अगो। इसके बीचों बीच आपको इलेबरेट एविडेंसेस पर्टेनिंग टू द ह्यूमन कल्चर मिलने लगते हैं, पर होमो एज अ जीनस अभी भी नहीं आया था। जो मेंबर्स थे वो कौन थे, ऑस्ट्रेलोपिथ्स थे। ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स का ग्रुप आपको देखने को मिलता है, जो कि माना जाता है अराउंड 3.3 टू 3.5 मिलियन ईयर अगो पहले हमें देखने को मिल रहे होते हैं। और इसी समय के अंदर में आपको एक और ग्रुप देखने को मिलता है, जो कि किसका था, आर्डिपिथेकस रेमिडस का, आर्डिपिथेकस रेमिडस का। Now, they were having a lot of similarities with the other hominoids and some similarities
particularly in their limb morphology, limb, hand and leg anatomy, that were situating them very closer to the human current forms. जो आज ह्यूमन की फॉर्म है, जो इवोल्यूशनरी ट्रैक्ट में जो लेटर फॉर्म्स है, एनाटॉमिकली मॉडर्न फॉर्म्स हैं, उनकी तरफ इनको ले आ रही होती है. ऑलराइट, खासकर एप्स के कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा विस्तृत और ज्यादा आपको देखने को मिलती है. लेसर एप्स के कंपैरिजन में बता रहा हूं, है ना. ग्रेटर एप्स से उतना ज्यादा कोई मूलभूत डिफरेंसेस आपको नहीं देखने को मिले. फिर हमने बात की थी होमो हेबिलिस की, जो होमो जीनस का पहला मेंबर था, और क्रेनियल कैपेसिटी एवरेज आपको बताई थी वहां पर कि 600-700 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के पास आपको देखने को मिलती है. और हम उसको कहते भी क्या है, हैंडीमैन कहते हैं. ऑलराइट, बिकॉज अर्लिएस्ट टूल यूज को उसके साथ रिलेट करके देखा जा रहा था. जब होमो इरेक्टस हमें मिलता है फॉसिल इनिशियली, है ना, जावा के रीजन में आपको सबसे पहले इसका फॉसिल मिलता है, स्लाइड में मेंशन भी किया होगा शायद. फिर आपको चाइना में मिलता है, और फाइनली और भी ज्यादा लेट में आपको अफ्रीका के अंदर में मिलता है. और जब मिला तो पहले तो ये कंक्लूसिव एविडेंसेस थे भी नहीं, एग्रीमेंट था भी नहीं कि ये जो रिमेन्स हैं ये किसी एक ग्रुप के हैं, बिकॉज जो प्रपोर्शन था स्कल का, क्रेनियम का, वो काफी ज्यादा बड़ा था, है ना. तो माना गया कि ये तो ह्यूमन के साइज के आपको क्रेनियल रिमेन्स देखने को मिल रहे हैं, इतने तो होने नहीं चाहिए, है ना. और अगर ह्यूमन से पहले की बात है, फॉर एग्जांपल अगर होमो हेबिलिस की बात करें, तो होमो हेबिलिस का जो क्रेनियल कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है. आप देख रहे हो अगर 600 सीसी के आसपास है और ह्यूमंस की होती है लगभग 1300-1400 सीसी के आसपास, यानी कि डबल ऑफ दैट ऑफ होमो हेबिलिस. तो कभी भी आपको जब 1000 के ऊपर जाने लगती है क्रेनियल कैपेसिटी, और उस समय आपको इरेक्टस मिला नहीं था, पहली बार जब होमो इरेक्टस का रिमेन्स मिले, क्रेनियल रिमेन्स, कुछ थाई बोन्स के रिमेन हमें मिले, तो आर्कियोलॉजिस्ट एंड पेलियोंटोलॉजिस्ट वर वेरी मच पजल्ड कि कहीं ये एक ही के फ्रेगमेंट है या फिर दो अलग अलग फॉसिल के फ्रेगमेंट है. तो एक लंबी खासी अच्छी खासी डिबेट तो उसके ऊपर चली. और 1.8a में जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं बैचेस के अंदर में, 1.8a के अंदर में आप एक रिलेटिव डेटिंग मेथड को पढ़ते हो जिसको हम कहते हैं फ्लोरीन एनालिसिस. फ्लोरीन एनालिसिस के अंदर में क्या होता है, आप देखते हो कि फ्लोरीन जो है वो ग्राउंड वाटर, जो वाटर सिस्टम है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. फ्लोरीन का कंसंट्रेशन अच्छा खासा आपको मिल जाएगा रनिंग ग्राउंड वाटर के अंदर में. और हमारी बोन्स किसकी बनी है, कैल्शियम फॉस्फेट को आप देखते हो, फॉस्फोरस एक इंपॉर्टेंट वहां पर आपको इंग्रेडिएंट देखने को मिल रहा है. जब ये डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बाद, है ना, ये जो फॉस्फोरस का टाइप है विच इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोपेटाइट, ये जब इस फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उससे क्या बनता है आपका फ्लोरोपेटाइट नाम का एक पार्टिकल आपको बनते हुए देखने को मिलेगा, है ना. अब जितने समय से आपकी डेथ हुई है, आपकी बॉडी, आपके रिमेन्स वहां जमीन पर पड़े हुए हैं, और वो आपकी जो बोन्स है, और इनफैक्ट टीथ भी, आपकी बोन्स और आपकी टीथ को यहां पर डेट किया. तो ऐसा नहीं है कि आपकी आज डेथ हुई और आपका फ्लैश पानी के कांटेक्ट में आया तो वहां पर ये फ्लोरोपेटाइट बनने लगे. बोन्स और टीथ जब उनका एक समय से वहां पर पड़ी हुई है और ग्राउंड वाटर के साथ वहां पर कांटेक्ट हो रहा है और फ्लोरोपेटाइट बन रहा है, तो यानी जितने समय से जो बॉडी पड़ी हुई है, जितने ज्यादा समय की होगी उसमें फ्लोरोपेटाइट उतना ज्यादा होगा, और जितनी रीसेंट बॉडी होगी, जितना रीसेंट डेथ ऑर्गेनिज्म होगा, उतना फ्लोरोपेटाइट कम होगा. तो इन दोनों के बीच में जब फ्लोरीन एनालिसिस किया गया तो सिमिलर अमाउंट आपको देखने को मिल रहा था, जो कंसेंट्रेशन था वो सिमिलर था फ्लोरोपेटाइट का. तो जाहिर सी बात है लोगों के जो पेलेंटोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके दिमाग में क्लैरिटी आई कि ये दो अलग अलग रिमेन्स नहीं, इनफैक्ट एक ही रिमेन्स है. फिर वो और भी ज्यादा शॉक हुए कि भाई अभी तक तो होमो हेबिलिस मिला था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला था, आर्डिपिथेकस मिला था, जिनमें से किसी भी क्रेनियल कैपेसिटी 700 के आसपास भी नहीं जा रही थी, 500, 550, 600, 650, और ऑस्ट्रेलोपिथ आर्डिपिथ में तो और कम आपको देखने को मिलती थी. तो ये हमें 900 के ऊपर क्यूबिक सेंटीमीटर्स की क्रेनियल कैपेसिटी कहां से मिल रही, ये कौन सी नई चीज आ गई, नई चिड़िया कहां से आ गई. तो फिर उसके बाद जाकर के इसकी नेमिंग की जाती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि दिस इज अ सेपरेट स्पीशीज, इट इज अ सेपरेट स्पीशीज, और फिर पूरी कहानी आपको शुरू होती है. तो इसका डिबेट है पूरी कि किस तरीके से डिस्कवरी हुई, उसमें भी डिबेट है, और उससे भी ज्यादा नॉमेनक्लेचर पे डिबेट है. बट वो नॉमेनक्लेचर की जो डिबेट है उसमें यूजीन डुबोइस भी है, डेविडसन ब्लैक भी है, एंड लॉट ऑफ अदर स्कॉलर्स आर ऑल्सो देयर, है ना. पर वो आपके एम्बर एंड एम्बर में नहीं दिए डिबेट, तो उस डिबेट के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं. बस ब्रीफली आप इतना समझ लीजिए कि ये फॉसिल्स 3 अलग अलग रीजन्स में मिले, है ना.
जब ये जावा में मिलता है, आप देख रहे हो सबसे पहले 1891 में यूजीन डिबॉयस ने इसको जावा यानी कि इंडोनेशिया में ढूंढा और इसका नाम रख दिया उस समय, जो ढूंढता है उसके पास ये लिबर्टी है, वो पेपर को प्रेजेंट करेगा, वो फीचर्स को बताएगा, वाइडर साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, तो जाहिर सी बात है उसके पास ये लिबर्टी। और उन्होंने क्या कहा, इसको बोला पाइथेकेंथ्रोपस इरेक्टस, ये नाम दे दिया। और इसका मतलब क्या था, इरेक्ट एप मैन, इरेक्ट एप मैन। क्यों एप मैन ये बोल रहे हैं, इसके ऊपर अभी हम जाएंगे अगली स्लाइडों के अंदर में। ऑलराइट, और इन्होंने जो फाइंडिंग्स इनको मिली थी, अभी हमने जिक्र किया कि कुछ थाई बोन के फ्रेगमेंट थे और क्रेनियम। ऑलराइट, क्योंकि पूरी बॉडी आपको नहीं मिलती आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, मिल जाती तब तो सुभान अल्लाह हो जाता, सारी चीजें पेलेंटोलॉजिस्ट के लिए आसान हो जाती कि पेल्विक रिमेन्स भी हैं, लॉन्ग बोन्स भी हैं, थाई बोन्स, आपकी क्रेनियम ओनियम सब कुछ है, पर ऐसा होता नहीं है। फ्रेगमेंटेड फॉर्म में आपको पार्शियल रिकवरी मिलती है और उसके बेसिस पे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इट इज अ हैवियर टास्क, जो कि किसी नॉर्मल लेमन के लिए या फिर इवन अगर कोई पढ़ाई कर रहा है उस चीज की इनिशियली, तो उसके लिए उतना पॉसिबल नहीं है। इट इज एन एक्सपर्टीज दैट यू रिक्वायर टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट दीज पार्शियल कलेक्शन और दीज पार्शियल फाइंडिंग्स। ये काम तो हो गया 1891 में। अब 1930 में आप जाओगे तो जीएचआर वॉन क्रॉनिक्सवर्ल्ड है ना, इन्होंने जावा में कंफर्म किया कि हाँ, ये जो फाइंडिंग यूजीन डिबॉयस को मिली है ये एक्चुअली होमो इरेक्टस की है। फ्लोरीन एनालिसिस से लेकर के बाकी कई चीजों का उस समय तक यूज कर लिया गया था। इनफैक्ट इन्होंने भी जो फॉसिल्स को ढूंढा, बाद में इन्होंने जो फॉसिल्स को ढूंढा, उन्होंने देखा कि हाँ, ये भी 1000 सीसी के आसपास का आपको एक क्रेनल कैपेसिटी दिखा रही है। तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो जगह पे दो फ्रेगमेंट एक साथ मिले हुए हैं, है ना। इट इज डेफिनेटली वन पीस, एक ही स्पीशीज, एक ही फॉसिल यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। 1934 में डेविडसन ब्लैक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पेलेंटोलॉजिस्ट है, उन्होंने चाइना में बीजिंग के अंदर में एक रीजन है जिसको आप पेकिंग कहते हो, है ना, पेकिंग कहते हो, और यहां पर ये फॉसिल को इन्होंने डिस्कवर किया और इसका नाम इन्होंने बेसिकली रख दिया पेकिंग मैन। इन्होंने जावा मैन नाम रखा था और इन्होंने पेकिंग मैन नाम रखा, और बेसिकली पाइथेकेंथ्रोपस इरेक्टस की जगह पे इन्होंने इसको क्या कहा, यहां पर लिखा नहीं, आई डोंट नो व्हाई, साइनेंथ्रोपस इरेक्टस कहा, साइनेंथ्रोपस इरेक्टस कहा। भाई इन्होंने ढूंढा है तो इनके ऊपर है ना। आप अक्सर सुनते भी होंगे साइनो टिब्बतन, साइनो, ये चाइना के लिए वर्ड को यूज होता है। ऑलराइट, उसके बाद कई सारे नाम दिए गए ऐसे जो कि इधर इसके साथ मिलता था, इसके साथ मिलता था, किसी एक के साथ मिलता था। बीच में कोशिश हुई कि दोनों एलिमेंट को मिला करके एक नाम को दिया जाए। ऑलराइट, दोनों नाम को मिला करके एक यहां पर नाम दिया जाए, और वहां पर एक नाम आता है पाइकेंथ्रोपस, है ना। यहां पर जो पाइकेंथ्रोपस है, इसके और साइनेंथ्रोपस के एलिमेंट्स को मिला करके एक नाम दिया जाता है, और कोशिश की आती कि डिबेट खत्म हो जाए, पर ये डिबेट चल रही होती है। तो बाद में ग्रेजुअली जाकर इसको सेटल किया जाता है, और आज हम इसको थैंकफुली सिर्फ होमो इरेक्टस के नाम से जाते हैं। इसको होमो के जीनस के अंदर में डाल दिया गया जब लेटर डिस्कवरीज होती हैं। तो थैंकफुली दिस डिबेट इज नाउ क्लियर। जो डेविडसन ब्लैक को फाइंडिंग मिली थी वो किसकी थी, स्कल के रिमेन्स थे और टूथ के कुछ रिमेन्स इनको मिले थे। 1950 में जाकर के 1915 में, द मिड 20th सेंचुरी, अ लॉट ऑफ फॉसिल्स हैव बीन रिकवर्ड एंड डिस्कवर्ड फ्रॉम द ईस्टर्न अफ्रीका पार्ट। ज्यादातर ईस्टर्न अफ्रीका से मिले, पर बाकी रीजन में भी आपको देखने को मिलेंगे। केन्या और तंजानिया हम कहते हैं कि अक्सर एक सुर्खियों का विषय रहता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जब भी हम ह्यूमन माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, या फिर जो फॉसिल फाइंडिंग्स हैं, अर्लीस्ट फॉसिल फाइंडिंग्स, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी अफ्रीका में आप देख रहे हो कि तंजानिया और जो केन्या का रीजन है, वहां से आपको एविडेंसेस मिलते हैं। फर्स्ट बीइंग ओल्ड बियाई गॉर्ज, तंजानिया में एक फॉसिल मिलता है, और टरकाना के अंदर में, टुर्काना या टरकाना आप कह लो, इस जगह पर एक फॉसिल मिलता है जिसको टरकाना बॉय भी कहा गया। ऑलराइट, तो अफ्रीकन फॉसिल्स आपको बाद में मिलते हैं, और फिर डिबेट शुरू हो जाती है कि भाई हमें यह पता है कि किसी एक समय में, वो समय कौन सा वो हमें नहीं पता, पर किसी एक समय के अंदर में देयर हैज बीन अ माइग्रेशन। ह्यूमन एंसेस्टर जो है, हम आज ह्यूमन है, हमारे जो एंसेस्टर रहे होंगे वो एक समय में अफ्रीका से दूसरे पार्ट में गए, एशिया, यूरोप, दूसरी जगहों पे गए। ऑलराइट, बिकॉज हम अफ्रीका को क्या कहते हैं, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड या क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। जो इंसानियत है, मानवता है, उसके पालने के रूप में देखा जाता है अफ्रीका को। कई बार मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी शायद आपको बताया होगा, रीजन दिखाया भी इनफैक्ट। तो ये माइग्रेशन कभी तो हुआ है, तो क्या माइग्रेट करके सबसे पहले आने वाला जो होमिनिन था, ह्यूमन एंसेस्टर था, कहीं वो होमो इरेक्टस तो नहीं था? क्यों?
क्योंकि जो डेट इस समय आपको देखने को मिल रही है होमो इरेक्टस फाइंडिंग की, जब एम्बर एंड एम्बर इस किताब को लिख रहे हैं उनके हिसाब से, अभी तो कई सारी अपडेट्स आ गई है, एम्बर एंड एम्बर के हिसाब से 1.8 मिलियन ईयर अगो, लगभग 18 लाख साल पहले बिलोंग करता है, डेट करता है ये पर्टिकुलर फॉसिल होमो इरेक्टस का, है ना। और ईस्टर्न अफ्रीका में अगर आप देखते हो तो वहां पर डेट कितनी पुरानी आपको मिल रही थी, 1.6 मिलियन ईयर पुरानी मिल रही थी। ऑलराइट, तो पहले माना जा रहा था कि जो माइग्रेशन है ये कब हुआ होगा, लगभग 1 मिलियन ईयर अगो पहले, और यहां तक सारी चीजें सही चल रही थी, क्योंकि अफ्रीका में 1.6 मिलियन ईयर पहले आया, तो अफ्रीका से जो वेस्टर्न एशिया है इस रीजन में माइग्रेशन हुआ होगा लगभग 1 मिलियन ईयर के टाइम फ्रेम में। पर दिक्कत तब आ जाती है जब 1.6 मिलियन ईयर अगो से पुराने फॉसिल आपको एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया के रीजन में जावा वगैरह के जो फॉसिल है वो वहां पर 1.7 मिलियन ईयर की डेट दिखाने लगते हैं, जो इंडोनेशिया का ये फॉसिल आपको देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, एंड अ लॉट ऑफ अदर फॉसिल्स फॉर दैट मैटर हैज शोन अस डेट प्रीसीडिंग टू 1.6 मिलियन ईयर अगो। तो अब दिक्कत क्या जाती है, जब ईस्टर्न अफ्रीका में 1.6 मिलियन ईयर अगो पहले था, तो बाकी जगहों पे अगर वहां से माइग्रेट करके अफ्रीका से गया है तो अफ्रीका से पुरानी डेट कैसे मिल सकती है, इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है ना। यानी कि ये माइग्रेशन हो सकता है और पहले हुआ हो, या फिर जो माइग्रेशन हुआ वो करने वाला स्पेसिमेन, वो स्पीशीज कोई और रही होगी। हो सकता है होमो हैबिलस पहला रहा हो जो कि दूसरे पार्ट में गया होगा। तो ये डिबेट उस समय काफी बढ़ गई थी। ऑलराइट, एक चीज मैं यहां पर ऐड करके आपको बता देता हूं कि जो डेट्स है काफी आउटडेटेड हो गई, अब रीसेंट डेट नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास प्रेजेंट नॉलेज है हमारी, वो हमें बताती है कि होमो इरेक्टस के जो फाइंड्स है वो एटलीस्ट 2.058 मिलियन ईयर अगो से भी ज्यादा पुराने हैं। इस समय से भी ज्यादा पुराने आपकी डेट्स हैं, 1.8 तक सीमित नहीं रही, और ना ही अब ईस्टर्न अफ्रीका की डेट जो है हमारे पास वो 1.6 मिलियन ईयर अगो तक सिमट ही रही है। सो काफी सारी चीजें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। एम्बर एंड एम्बर में मुझे नहीं पता क्यों इसको यहां पर नहीं रखा है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर साथ साथ बता दूं, अगर आप बिना किसी इस कंफ्यूजन के कि क्या तैयार करना है, कैसे करना है, एम्बर से कितना पढ़े, दूसरे सोर्स से क्या पढ़े, वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए कि एक बार शुरू करो, हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाओ, तो वो कोर्स एंथ्रोपोलॉजी का जो हमारे पास मौजूद है, ये अंडर द रिपब्लिक डे की जो सेल है 13,999 में मिल रहा है। लेक्चर भी कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, लेक्चर पूरे आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज जिसमें 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ टेस्ट पेपर है वो भी आपको मिलेंगे, और ये सब 13,999 में मिल रहा है। डिलेबल्स की मैं यहाँ डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी और वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। वैल्यूडेड मटेरियल आपके डायनेमिक पोर्शन के लिए है, ठीक है। साथ ही साथ आपका क्रक्स है जो आपका बेसिक स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहा होता है, क्लास पीपीटीज आपको मिल रही होती है, एनोटेड पीपीटीज आपको मिल रही होंगी वहां पर। ऑलराइट, समय समय पर आपका वहां पर रिवीजन की क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू गेट एडिशनली इज कि टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर्स पूरे मिलेंगे और उनका डिस्कशन भी आपके साथ होगा। इवन पीवाईक्यू एनालिसिस हम करते हैं और बताते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आपने पुराना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा तो 2023 के एंथ्रोपोलॉजी के पेपर से लगभग 10 दिन पहले एक वीडियो निकाला था और 73% क्वेश्चन वहीं से आ गए थे। लोगों का टारगेट क्या होता है, टॉपर्स का टारगेट होता है कि 60% हम क्रैक कर लें, इतना बहुत है, फिर गंगा नहा ले, 300 नंबर के पार निकल जाए। यहाँ हमने 73% पेपर को डिकोड कर दिया था, पर जाहिर सी बात है 10 दिन में आप पूरा पेपर नहीं कर सकते हो, तो आपको पहले से क्वेश्चंस को जानना हो तो डेफिनेटली आप बैच में एनरोल कर सकते हो। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है कि सेल 24 को स्टार्ट है, 27 को खत्म हो जाएगी, 26 जनवरी के एक दिन बाद खत्म हो जाएगी, और बैचेस भी हमारे उसके 2 दिन बाद जनवरी वाले न्यू ईयर बैचेस बंद हो जाएंगे। सो यू हैव लिमिटेड टाइम, हरी, इससे पहले 27 से पहले आपको एनरोलमेंट करना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे एनरोलमेंट करना है ना, वो सारे तरीके आपको मुझसे यहां पर पूछ सकते हो। फिर कोई और डाउट है कि कैसे करें, क्या करें, कुछ भी इंफॉर्मेशन है अपार्ट फ्रॉम ज्वाइनिंग द बैच, उत्कर्ष सिंह _हेयर पे आप मुझसे पूछ सकते हो। एम्बर एंड एम्बर की पीपीटी और बाकी सारी चीजें आपको एंथ्रोपोलॉजी डिकोड में मिलती है। और ये जो आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड एट स्टडी IQ। जब भी आप एंथ्रोपोलॉजी को साइड में रखिए, ऑप्शन को साइड में रखिए, आप P2I के लिए फॉर एग्जाम्पल अभी आप प्रीलिम्स आ रहा है, SIP हो सकता है ज्वाइन करना हो, P2I ज्वाइन करना हो, स्टेट PCS आप ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, हर एक कोर्स में आप US लाइव का जब कोड इस्तेमाल करते हो ना तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलता ही है, प्लस एक यूनिक चीज और मिलती है, पर्सनलाइज ऑप्शन की गाइडेंस थ्रू द सोशल मीडिया लिंक्स।
आप सोशल मीडिया अगर नहीं यूज़ करते हो तो ईमेल के थ्रू या दूसरे माध्यम के थ्रू जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पर आपको गाइडेंस मिल जाती है, एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू हैव दैट मेंटोरशिप, हैव दैट कंटिन्यूअस गाइडेंस। और वो तभी होता है जब आप यूएस लाइव को लगाओगे। यू कैन रीच आउट टू मी व्हेन यू आर एनरोलिंग यूजिंग यूएस लाइव ऑन द इंस्टाग्राम। ऑलराइट, चलिए ये मैप हमने यहाँ पर लगा दिया हुआ है और ये कुछ इंपॉर्टेंट होमो इरेक्टस की साइट्स आपको दिखा रही है। फॉर एग्जांपल तुर्काना की साइट आपको देखने को मिल रही है, ओल्ड दुबई की साइट देखने को मिल रही है, बोरी की साइट आपको देखने को मिल रही है, उबेरिया का जो रीजन है, स्वकांस का जो रीजन आपको देखने को मिला है, मानिसी की अभी हमने बात की है ना, यहाँ का फॉसिल आपको देखने को मिला है, चाउकोडियन चाइना के अंदर का जो रीजन है, एंड जावा ये आपको देखने को मिल रहा है। सो ऑल द इंपॉर्टेंट रीजंस आर बीइंग हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर मैप। इसको अपने दिमाग में आप एक तरीके से छाप सकते हो कि हाँ क्या फॉसिल्स यहाँ पर इस रीजन में हमें मिल रहे थे। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू दी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है होमो इरेक्टस के। एम्बर नंबर ने तो उस तरीके से कवरेज नहीं किए जैसे एम्बर नंबर को करनी चाहिए थी, बट व्हेन यू सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वी प्रिसाइजली इवेल्युएट इन इट इनटू टू हेडर्स कि होमो इरेक्टस के कुछ फीचर जो है वो उसको होमिनिन्स, लेटर होमिनिन्स हमारे पास ह्यूमंस के पास ले जाते हैं, करीब लाते हैं, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हमसे दूर ऑस्ट्रेलोपिथ या फिर जो दूसरे होमोनॉइड्स हैं उनकी तरफ ले जा रहे होते हैं, एप लाइन में ले जा रहे होते हैं। तो कुछ ह्यूमन लाइन वाले फीचर हैं, कुछ नॉन ह्यूमन या फिर एप लाइन वाले फीचर आपको देखने को मिलते हैं, और इसको दो हेडिंग्स के अंदर में हम बांटते हैं जब हम कोर्स में इसको पढ़ते हैं। एक प्रिमिटिव ट्रेट, प्रिमिटिव होमो इरेक्टस फीचर्स, और दूसरे एडवांस। पर एम्बर एंड एम्बर यूपीएससी के हिसाब से नहीं लिखी गई है, इसलिए वो उसको कोई मतलब नहीं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको कैसे पढ़ना है। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसने डायरेक्टली मेंशन कर दिए, अब आपके ऊपर है आप उससे क्या समझते हो और उसको कैसे यूज करते हो। तो यहां पर आप देख रहे हो स्कल जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है, लो है और थिकली वॉल्ड है, यानी कि बहुत थिक उसकी वॉल आपको देखने को मिल रही है। ऑलराइट, मिलनी भी चाहिए क्योंकि आज की कंडीशन की तरह इन्वायरमेंट वहां पर सेव नहीं था। ऑलराइट, जो एक्टिविटीज हैं हंटिंग गैदरिंग से लेकर के जो इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, ससेप्टेबल है, और सबके सब वहां पर सर्वाइवल के लिए एक जंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो जंग कोई लिटरल जंग नहीं है, लाइफ की जंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्रंटल एरिया है सर का वो आपको एक फ्लैट शेप को वहां पर फ्लैट आउटलाइन को आपको दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो स्कल के रीजन में आपको देखने को मिलता है वो है प्रोमिनेंट ब्रो रिज को रखना, और ये प्रिमिटिव ट्रेट है नहीं, पर फिर भी बता दे रहा हूँ। ऑल्दो यू आर नॉट देयर, डेफिनेटली आप बैचेस में नहीं हो, पर फिर भी जितना हो सकता है आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट इट फ्रॉम माय पार्ट। ये प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस जो है ये आपके एप लाइन का फीचर है। प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस होती क्या है? प्रोमिनेंट मतलब उभार, ऐसे ही आपको पता चल रहा होगा है ना। प्रोमिनेंट का मतलब एनीथिंग दैट इज आउटवर्डली शोइंग, प्रोजेक्टिंग, बल्जिंग, ऐसे आप कह सकते हो, या वेल मार्क्ड आप कह सकते हो। द टर्म यूज्ड इज वेल मार्क्ड। ब्रो रिजेस का मतलब क्या है? ये आपकी आईब्रोज का रीजन है। इसके ऊपर आपको एक रिज के फॉर्म में एक थिकली प्रोजेक्टिंग आउटलाइन यहां पर देखने को मिलती है। चिंपैंजीज वगैरह को आप कई सारे एप्स को देखोगे तो उनके में ये आपको मिल जाएगी। हमारे ऐसा कोई भी उभार इस रीजन में नहीं है ना, इट इज फ्लैट सरफेस, कोई भी ऐसा उभार नहीं है। तो ये आपको एक प्रिमिटिव फीचर देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सजाइटल कील या फिर ऑक्सिपिटल टॉरस भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, जो सजाइटल रीजन है आपका है ना, मिड सजाइटल प्लेन को आप पढ़ते हो, सजाइटल सूचर को भी आप पढ़ते हो, उस रीजन में आपका एक प्रोमिनेंस है, एक बोनी थिकनिंग है, एक उभार है। और वो बेसिकली क्यों है? दैट एक्ट एज अ दिस सजाइटल कील और प्रोमिनेंस एक्ट एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट। ये साइट ऑफ अटैचमेंट की तरह पे एक्ट करता है। किस चीज की साइट ऑफ अटैचमेंट? ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट मसल्स जो आपके जॉ को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। क्यों जरूरी है? क्योंकि डाइटरी पैटर्न जो होमो इरेक्टस के समय पे था वो हमारे तरह का नहीं हुआ करता। ऑलराइट, इतना बेहतर तरीके से प्रोसेस्ड मील को आप वहां पर नहीं कंज्यूम करते थे। ऑल्दो लेटर होमो इरेक्टस ने फायर की भी डिस्कवरी की है ना, फायर के साथ इनका नाम आपको देखने को मिलता है, और ग्रेजुअली उसके ऊपर एक कंट्रोल को भी स्टैब्लिश किया हो और फूड को कुक करके खाना शुरू किया होगा। तो इस सजाइटल कील धीमे धीमे आपको रिड्यूस होते हुए देखने को मिलती है, पर शुरुआती समय में एंड लॉट ऑफ फॉसिल्स के बीच में ये सजाइटल कील ऑक्सिपिटल टॉरस आपको वहां पर देखने को मिलता है। अब जॉ की बात कर ली, सर की बात कर ली, ऑक्सिपिटल रीजन, सजाइटल रीजन की बात कर ली।
डेंटिशन की बात करते हैं, दांतों की बात करते हैं, है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार आपको, ये पहला फर्स्ट होमिनिन है जहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो थर्ड मोलर है वो स्मॉलर है अगर आप कंपेयर करते हो फर्स्ट और सेकंड मोलर के कंपैरिजन में। अगेन जॉ में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, तो जॉ आपको कंपैरेटिवली कहां गया, जॉ आपको लाइटर और थिनर देखने को मिल रहा है। एंड प्रोग्नेथिज्म जो कि नहीं होनी चाहिए, अगर ह्यूमन के करीब है तो प्रोग्नेथिज्म नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे में नहीं है ना, कई सारे एप्स में और ऑस्ट्रेलोपिथेसीन के जो मेंबर है और उसके भी ऊपर जो होमोनॉइड्स है उनके बीच में ये प्रोग्नेथिज्म देखने को मिलता है। प्रोग्नेथिज्म का मतलब प्रोट्यूडिंग फेस, बल्जिंग होगा, बाहर की तरफ उभार होगा, आपको देखने को मिलेगा। जब आप कई बार चिंपैंजीज, गोरिल्लास को देखते हो तो उनके बीच में प्रोग्नेथिज्म देखने को मिलता है। हमारा फेस यहाँ से इस तरीके से बल्ज आउट नहीं कर रहा है, बाहर निकला हुआ नहीं है ना, एक प्लेन में आपको अपना फेस देखने को मिल रहा है। तो दिस इज लाइक आपका प्लेन में फेस है और उनका इस तरीके से बाहर उभार आपको देखने को मिलता है। चलिए, क्रेनियल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जिसने शुरुआत में तो क्लासिफिकेशन को भी ट्रबल में डाला था कि हम इसको क्लासिफाई करें तो कैसे करें। तो इसको अगर आप देखते हो तो लगभग 800, 850 से लेकर के अभी के समय तो हमारे पास 1100 से भी ऊपर के क्यूबिक सेंटीमीटर के स्पेसिमेन है। तो एक जो ट्रेडिशनल एवरेज निकाला जाता है क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए होमो इरेक्टस में, ट्रेडिशनली इट यूज्ड टू बी बिलीव्ड कि ये लगभग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर के ऊपर की होगी। आज ये नंबर जो है और भी ज्यादा ऊपर रखा जाता है क्योंकि फॉसिल्स कई नए हमें मिले हैं जिनमें ये क्रेनियल कैपेसिटी हायर मिलती जा रही है। तो आप एवरेज कैसे डिसाइड करते हो? फॉर एग्जांपल आपके पास 10 फॉसिल्स है, उसमें से मोस्टली 800 के आसपास है, 6-7 800 के पास है और 2-3 हज़ार के ऊपर है। तो आपका एवरेज जो होगा वो थोड़ा कम आएगा, 900 के करीब आएगा, 800-900 के करीब आएगा, 1000 के ऊपर या 1000 के आसपास नहीं जाएगा। पर आप इसी नंबर को डबल कर दो, 10 की जगह 20 फॉसिल मिल गए और उन 20 में से अभी 800-900 800 के आसपास वाले 6 ही 7 है और बाकी जो नए मिले सारे के सारे वो हायर क्रेनियल कैपेसिटी 1000 या उसके ऊपर है, 1000, 1050, 1080 है ना। तो आपका हायर एवरेज वहां पर निकलेगा। तो ऐसे ही चेंज होता रहता है बेस्ड अपॉन सिनेरियोज, बेस्ड अपॉन रीसेंट डिस्कवरीज। आपको नए नए कितने स्पेसिमेन मिल रहे हैं उसके ऊपर और उनकी क्यूबिक सेंटीमीटर क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर ये डाटा बेस करेगा, चेंज होता रहेगा। कमिंग टू दी हाइट, ऊंचाई कितनी थी, तो ये भी चीज आपको मॉडर्न ह्यूमंस के लाइन में देखने को मिलती है। समथिंग अलाइक जो मॉडर्न ह्यूमंस की एवरेज हाइट है उसी के बराबर आपको ये हाइट देखने को मिलती है, विच वॉज अराउंड 5 फीट 6 इंच, 5.5 फीट के आसपास की आपको यहां पर हाइट देखने को मिलती है। और रिप्रेजेंटेटिव कौन है इस हाइट के साथ, कौन सा हमें फॉसिल देखने को मिला है? वही फॉसिल जो आप ईस्टर्न अफ्रीका में बात कर रहे थे, टर्काना बेबी। इसके लिए एक और नाम यूज किया जाता है नारियोकोटोमे, है ना। दिस नेम इज ऑल्सो यूज्ड बट प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है और डिफिकल्ट इनफैक्ट, और लिखने में भी डिफिकल्ट है। तो यू कैन प्रेफर टू गो विद टर्काना बेबी इफ यू वांट, है ना। आप दोनों में से किसी भी कोई कर सकते हो, पर इट इज टर्काना बेबी इज मच इजियर, रैदर इजियर। द लास्ट पार्ट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नाउ अगर आप कुछ एप्स में देखते हो, इवन आज की डेट में, होमोनाइड्स को छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आर्डिपिथेकस को छोड़ दीजिए, कई सारे आप एप्स में देखोगे, उसमें भी ग्रेटर एप्स में पर्टिकुलरली ओरंगुटैन हाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखा रहा होता है। आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने शायद आपको बताया था। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? एक ही स्पीशीज के जो 2 मेंबर्स हैं, एक मेल और एक फीमेल, उनके बीच में ह्यूज डिस्पैरिटी इनटू साइज एंड वेट, हाइट, साइज, वेट प्रोपोर्शन में अगर बहुत ज्यादा असमानता हो, डिफरेंस हो, तो वो आपको कहोगे कि एक हाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखा रहा है। बेस्ड अपॉन सेक्सेस दीज डिफरेंसेस आर बीइंग मार्क्ड। तो ओरंगुटैन में ये चीज काफी होती है। मेल हो सकता है कि 5 फुट 6 इंच 7 इंच हो और फीमेल हो सकता है 4 फुट 8 इंच के आसपास हो। मेल हो सकता है 90 kg के आसपास का हो, फीमेल हो सकती है 55-60 kg के आसपास हो। तो ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होता है। ऑलराइट, तो ह्यूमंस में ये डायमॉर्फिज्म जो है वो कम होता गया, डिफरेंसेस कम होते गए। सिमिलरली होमो इरेक्टस में भी आप देखते हो कि डायमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा वेल मार्क्ड नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि डबल मेल और डबल ऑफ फीमेल। सो आपको देखने को मिलता है कि जनरल कंडीशनिंग यहां पर है। ठीक है, आप कह सकते हो यहां पर कि सर ह्यूमंस में भी तो देखने को मिलता है ना, कभी कभी मेल्स बहुत हैवी होते हैं। सो ये बेसिकली न्यूट्रिशनल वैल्यू, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और क्या कंजम्पशन पैटर्न है उसके ऊपर हमारे केस में काफी डिपेंड कर रहा है। अगर आप सेम रीजन में, एक ही इलाके के, एक ही क्षेत्र के 2 जर्नल स्पेसिमेन जो कि एक ही पर्टिकुलर रेस को भी बिलोंग करते हो,
एक ही पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हो, उनको आप लेते हो, है ना, और सेम कंडीशन में अगर आप फीड करते हो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो, सप्लीमेंट कंजम्पशन पैटर्न उनका एक तरीके का रखते हो, तो उनके बीच में ह्यूज डिसप्रपोर्शनेट नेचर आपको नहीं देखने को मिलेगा. एंड स्टडीज हैव टाइम एंड अगेन हाईलाइटेड एंड एस्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर फैक्टर. जो हमने अभी डिफरेंसेस की बात की उसको आप इमेज में भी देख सकते हो. ये एक जो उभार आपको देखने को मिल रहा है ना, ये एक लाइन की तरह आपको जो उभार देखने को मिलता है, इसको आप ऑसिपिटल टॉरस कहते हो. और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ऑल्दो इट इज नॉट दैट मार्क्ड, वेल मार्क नहीं है, आपको 3D इमेज देखोगे तो थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. ये सजाइटल कील आपको हेड के ऊपर देखने को मिलती है, जो जॉ मस्कुलेचर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. ये इसका प्राइमरी फंक्शन आपको देखने को मिलता है. ये जो हमने बल्जिंग नेचर कहा, थिकनिंग आपको देखने को मिलेगी आंखों के ऊपर, ऑर्बिट्स के ऊपर, इसको आप क्या बोलते हो, ब्रो रिजेस, प्रोनाउंस्ड ब्रो रिजेस. एक और टर्म है जो आपके एम्बर नंबर में नहीं लिखा है पर आपको शायद जानना चाहिए, इसके लिए हम एक और टर्म को यूज करते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल रिजिड्स. ब्रो रिजिड्स की जगह पर आप सुप्रा ऑर्बिटल रिजिड्स भी कह सकते हो. ऑर्बिट्स क्या, आपकी आंखें, सुप्रा उसके ऊपर, रिजिड्स वो कंटिन्यूड एक स्ट्रीक. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं पे ये लिखा हो या फिर आपसे कोई पूछे कि इरेक्टस में सुप्रा ऑर्बिटल रिजिड्स है या नहीं, आपको दोनों टर्म्स पता होना चाहिए. ऑलराइट, सो ये फीचर यहां पर वेल मार्क करके आपको दिखाए गए. नाउ अगर हम इवोल्यूशनरी कंसिडरेशन में, इवोल्यूशनरी टाइमलाइन में होमो इरेक्टस को सिचुएट करते हैं तो क्या फीचर हमें देखने को मिलेंगे, क्या इवोल्यूशनरी चेंजेस होमो इरेक्टस के फॉसिल में हमें देखने को मिल रहे हैं. तो जनरल फीचर्स की अगर आप बात करोगे तो कंपेयर टू दी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आर्डिपिथेकस, इवन फॉर दैट मैटर होमो का अपना मेंबर हैबिलस, जो पहला होमो के जीनस के अंदर में मेंबर है, उससे भी अगर आप कंपेयर करते हो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेनियल एक्सपेंशन, ब्रेन का जो एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा हुआ है. हैबिलस के केस में आपने देखा अराउंड 600 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास का क्रेनियल कैपेसिटी थी, और यहां पर इरेक्टस के केस में अगर आप बात करते हो तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर के ऊपर ये क्रेनियल कैपेसिटी पहुंच चुकी है. ठीक है, साथ ही साथ आप फेस को देखोगे तो उसमें श्रिंकिंग हुई है. क्रेनियल एक्सपेंशन होता है अक्सर, तो फेशियल श्रिंकिंग भी साथ ही साथ देखने को मिलती है. एप्स के केस में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी, क्रेनियम और बाकी जो पोर्शन है हेड का वो छोटा है और फेस काफी ज्यादा बल्डिंग प्रोड्यूसिंग लार्ज फेसेस आपको देखने को मिल रहे होते हैं. साथ ही साथ टीथ भी जो होते हैं उनके, ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस के या फिर दूसरे ग्रेटर एप्स को आप देखोगे, टीथ पर्टिकुलरली कैनाइंस बहुत ही ज्यादा लार्ज होते हैं. जॉ भी काफी स्ट्रांग और लार्ज होते हैं. तो यहां पर टीथ और जॉ का भी एक श्रिंकेज या फिर क्या बोलोगे आप, रिडक्शन हुआ है, जो कि एक इवोल्यूशनरी चेंज है जो कि ह्यूमन की लाइन में इनको ले आ रहा है एंड अवे फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस एंड अदर ग्रुप्स. टूल का जो इस्तेमाल है वो यहां पर बढ़ गया, इस्तेमाल होना शुरू हो गया. ऐसा नहीं है कि टूल यहां पर अभी आया था होमो इरेक्टस के समय पे, है ना. हैंडीमैन हम होमो हैबिलस को कहते हैं, तो अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक कि डेफिनेटली होमो हैबिलस, जिसकी फाइंडिंग हमें 2.6 मिलियन ईयर अगो में भी देखने को मिलती है, वो उसने सबसे पहले प्लीस्टोसीन की शुरुआत भी 2.6 मिलियन ईयर, होमो इरेक्टस का फॉसिल भी 2.6 ईयर, और जो हमें अर्लिएस्ट टूल मिले थे वो भी ओल्ड वन टूल्स, वो भी 2.6 मिलियन ईयर. तो सारी कहानी बिल्कुल अच्छी बन रही थी, प्लॉट एकदम अच्छा था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं था. आर्कियोलॉजिस्ट, पेलेंटोलॉजिस्ट आराम से तकिया लगा करके लेटे हुए थे कि चलो अभी हमने चीजों को कर लिया. ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे थे बट एक अचीवमेंट का सेंस था. पर बैक देन एक बॉम्ब फटता है और 3.3 मिलियन ईयर अगो के स्टोन टूल्स आपको मिलते हैं लोमक्वी के रीजन में, और ओल्डर वन को रिप्लेस कर देती है लोमक्विन इंडस्ट्री एज द ओल्डेस्ट स्टोन टूल इंडस्ट्री, है ना. ओल्डेस्ट स्टोन टूल ट्रेडिशन सबसे पुराना आपको उस रीजन में देखने को मिल जाता है. अब वापस से आर्कियोलॉजिस्ट की वो चिंता जो है, जो सिरदर्द है, वो वहां पर बढ़ेगा. ऑलराइट, प्रॉब्लम्स आपकी फिर से वहां पर शुरू होंगी और यही चीज आपको होते हुए देखने को मिलती है. तो हम अब मानते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस या हो सकता है केनियनथ्रोपस प्लेटियोप्स नाम का एक फॉसिल है, उसने सबसे पहली बार टूल को इस्तेमाल किया होगा. वी आर स्टिल नॉट श्योर, है ना, पर डेफिनेटली होमो इरेक्टस तो पहली बार टूल को इस्तेमाल नहीं कर रहा था. पर जो टूल का यूज है और टूल की जो रिफाइनमेंट है ना, वो इनके समय तक काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी. और साथ ही साथ फायर की डिस्कवरी की इन्होंने, कुक्ड फूड को भी इस्तेमाल करने लगे. आपने देखा कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल फीमेल के बीच में जो मार्क डिफरेंसेस है वो यहां पर कम होने लगे. डेवलपमेंट ऑफ कल्चर का भी डेवलपमेंट आपको होने देखने को मिल रहा है. जो इन्फेंट की केयर की प्रैक्टिसेस हैं, जो कि कल्चरल एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट थी,
वो यहाँ पर बढ़ गई, और साथ ही साथ फायर के बारे में शायद हमने लिखा होगा, जो कंट्रोल फायर का यूज है ये भी शुरू हो गया। लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको बताया था, अभी भी बता देता हूँ, 1.5 टू 1.6 मिलियन ईयर अगो के आसपास, कई कई तो इससे भी पुरानी डेट्स आपको देखने को मिलती है। 1.7 शायद यहाँ पर लिखा होगा, अभी देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा होगा। तो ये क्लेम्ड डेट्स होती हैं अर्लीस्ट यूज ऑफ फायर की, और ये क्लेम डेट हमें साउथ अफ्रीका के रीजन से आती हुई देखने को मिलती है। जोनसबर्ग के आसपास कई सारे केव फॉर्मेशन है, रीजन्स हैं, वहां से हमें ये डेट देखने को मिलती है। पर जो अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड डेट है वो रेंज करती है 1 से लेकर के 1.2 मिलियन ईयर अगो की, और ये डेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है कहां से? वंडर वर्क केव से। वर्क WRK नहीं है, ये ERK है, ठीक है, और ये भी आपका साउथ अफ्रीका के रीजन में है। क्लेम जब तक अप्रूव नहीं होते हैं तब तक वो सिर्फ क्लेम्स होते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल ली बर्जर साहब ने रिपोर्ट पेश की है पिछले ही साल कि जो अर्लीस्ट ब्यूरियल प्रैक्टिस थी वो भैया निएंडरथल्स नहीं करते थे, वो होमो नालेडी ने सबसे पहले शुरू की थी। निएंडरथल्स में हम मानते हैं कि 1.92 थाउजेंड यानी कि 0.92 मिलियन ईयर पहले निएंडरथल्स ने वो चीज को शुरू किया होगा, है ना। लगभग 1,92,000 साल पहले निएंडरथल्स उस चीज को करता रहा होगा, 0.192 इनफैक्ट। पर जो इनके एविडेंसेस हैं वो 3.5 लाख 4 लाख साल के पहले बता रहे हैं कि होमो नालेडी ने इस्तेमाल कर लिया होगा, ब्यूरियल का सबसे पहला इस्तेमाल किया होगा, दफनाने की विधि को यूज करना शुरू किया होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है, आज तक भी कंटिन्यूड है। ऑलराइट, सो अब देखते हैं इसके ऊपर अप्रूवल उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता। उन्होंने अपनी रिपोर्ट तो पेश की हुई है। इवन फॉर दैट मैटर जो रिसेंट इपॉक का एक क्वेश्चन आता है, तो हमें पता है कि हम होलोसीन इपॉक में है, अब उसके अंदर कई सारी एजेस है। तो अभी तक जो लास्ट एक्सेप्टेड स्टेज है वो मेघालयन की है, पर इसी 2023 में आप देखते हो कि साइंटिस्ट ने दावा किया है कि एक नई स्टेज को ढूंढ निकाला है, और वो है एंथ्रोपोसीन। पर उसको जब तक वर्ल्ड जियोलॉजिकल कांग्रेस, जो ग्रेटर साइंटिफिक कम्युनिटी है, जियोलॉजिकल कम्युनिटी है, वो जब तक अप्रूव नहीं करेगी, वी आर नॉट गोइंग टू एंटर दैट इन आवर टेक्स्ट बुक। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि क्लेम क्या है और अप्रूव क्या है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ये माना जाता है कि मिनिमम 3 होमिनिन स्पीशीज, होमो इरेक्टस क्या है? एक होमिनिन स्पीशीज है, कम से कम होमो इरेक्टस के साथ 3 और होमिनिन स्पीशीज यहां पर एग्जिस्ट कर रही होंगी, पर बाकी हो सकता है रह ना पाई हो, सस्टेन ना कर पाई हो, और होमो इरेक्टस ड्यू टू अ बेटर एडेप्टेशनल फीचर हैज आउटलिव्ड देम ऑल, है ना, उन सबसे आगे निकल गया। अब होमो इरेक्टस के जो फॉसिल हैं ये अलग अलग रीजन में कहे जाते हैं, स्कॉलर्स का मानना है कि ये वेरिएशन आपको दिखा रहे होते हैं। ऑलराइट, अलग अलग रीजन में ये आपको वेरिएशन दिखाते हुए मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो अफ्रीका में फॉसिल मिले हैं उसको वहां पर होमो इरेक्टस की जगह पर सिमिलर फॉसिल्स को होमो एर्गेस्टर बोला जाता है ना। एशिया में जो सिमिलर फीचर्स के साथ फॉसिल मिले हैं उसको आप होमो इरेक्टस कहते हो। आपका मतलब है दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल, दीज आर सर्टेन स्कॉलर्स हु आर क्लेमिंग दीज थिंग। अगर सबका एक्सेप्टेड होता तो हमने उसको पीपीटी में यहाँ पे डाल दिया होता। कुछ दूसरे स्कॉलर्स हैं जो यूरोप में, वहां पर भी आप देख रहे हो मानिशी जो जॉर्जिया के एरिया है वहां पर फॉसिल मिला है, तो यूरोप में प्लस सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, प्लस वेस्टर्न एशिया में जो सिमिलर फीचर्स के साथ फॉसिल मिले हैं उसके लिए वो टर्म को यूज करते हैं होमो हाइडेलबर्गेंसिस, है ना। तो दावे अनेक हैं और कंफ्यूजन्स बने हैं, और इनफैक्ट इन दावों की वजह से बढ़ते रहते हैं। इंडोनेशिया में जावा से पहला फॉसिल मिला था, और वापस से आप जब इंडोनेशिया के रीजन में चले जाते हो तो वहां पर फ्लोरेस आइलैंड करके एक आइलैंड मौजूद है, और वो हमें एक विचित्र परिस्थिति को दिखा रहा होता है। फ्लोरेस आइलैंड के इस रीजन के अंदर में एक व्हाट साइंटिस्ट और व्हाट पेलेंटोलॉजिस्ट स्कॉलर्स कॉल इट मिनिएचर होमो इरेक्टस या लिटिल होमो इरेक्टस आपको देखने को मिलता है इस कॉन्टिनेंट पे। ये फॉसिल मिला अभी रिसेंटली, बहुत समय नहीं हुआ इसको, है ना, रिसेंट डेकेड में फॉसिल आपको देखने को मिला है, और इसको नाम दिया गया होमो फ्लोरेसियंसिस। फ्लोरेस आइलैंड पे मिला इसलिए फ्लोरेसियंसिस वहां पर नाम इसका दे दिया गया, है ना। अब इसको एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज के तौर पे रखा जाता है, पर माना जाता है कि ये होमो इरेक्टस से ही रिलेटेड है, और उसका एक मिनिएचर वर्जन, जो स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल डिजाइन है, आउटलाइन है, वो होमो इरेक्टस की तरह है, बस सारी चीजों का प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम है। फॉर एग्जांपल, हाइट इसकी
3 फीट की है ना, 2.9 to 3.2 फीट की हाइट इसके बीच में आपको देखने को मिलती है। ऑन एवरेज आप 3 फीट कहते हो। क्रेनल कैपेसिटी भी इसमें आपको 400 क्यूबिक सेंटीमीटर के नीचे देखने को मिलती है। सो आधी भी नहीं है होमो इरेक्टस के, और हाइट भी आपको देखने को मिल रहा है उससे लगभग 2.5 फीट कम है ना। तो आप कैसे कहोगे कि सिमिलर है? तो वही बात है कि जो बॉडी का प्लान है, जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, वो आपको काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिल रही है इरेक्टस के, बस चीजों की साइज थोड़ी सी छोटी आपको देखने को मिल रही है। एक और चीज जो है, रिस्ट की एनाटॉमी को अगर हम देखते हैं, जो कलाई की कुछ बोन मिली है, रिस्ट बोन्स कुछ मिली है, उसका जब एनालिसिस किया गया तो वो मॉडर्न ह्यूमंस के साथ बहुत कम सिमिलैरिटी दिखाती है। मॉडर्न ह्यूमंस के साथ बहुत कम सिमिलैरिटी दिखाती है, और निएंडरथल्स के साथ भी कम सिमिलैरिटी दिखाती है। ज्यादा सिमिलैरिटी किसके साथ दिखाती है? ग्रेट एप्स के साथ, जिसमें ओरंगुटैन वगैरह आ जाते हैं, गोरिल्ला चिंपैंजीज आते हैं, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस के साथ, यानी कि वो ह्यूमन से दूर और एप्स और ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस के पास इनकी रिस्ट मॉर्फोलॉजी थी। अब हम यहां पर, आप पूछोगे कि सर बात तो इरेक्टस के टर्म में हो रही है, आप इरेक्टस से क्यों नहीं कंफर्म कर रहे हो? क्योंकि भैया इरेक्टस के बाकी क्रेनियल रिमेन्स, थाई बोन्स और भी कई सारे बोन्स हमारे पास अवेलेबल है ना, पर रिस्ट बोन का हमारे पास सैंपल नहीं है ताकि हम एक कंपैरिजन कर सके। पर इसकी प्लेसमेंट मोर सिमिलर टू ऑस्ट्रेलोपिथेसियन होना यह दिखाती है कि ये ह्यूमन से ज्यादा डेफिनेटली इरेक्टस के क्लोज रहा होगा। अब ये इरेक्टस जितना पुराना नहीं है, क्योंकि इरेक्टस के फॉसिल को हमने क्या कहा, अभी डेट क्या है, 2 मिलियन ईयर, 20 लाख साल से भी पुरानी डेट है हमारे पास। पर इसकी जो डेट है ये काफी बाद की, ये लगभग 12,000 ईयर अगो पहले की डेट हमको दे रहा होता है ना। 12,000 ईयर्स, कहां 20 लाख, कहां 12,000, यानी कि होलोसीन के स्टार्ट में माना जाता है कि इसकी एक्सटिंक्शन हुआ रहा होगा, है ना। पर एक्सटिंक्शन इस समय हुआ था, मतलब ओरिजिन इस समय हुआ ऐसा नहीं है, पर ओरिजिन भी इतना पुराना नहीं है इरेक्टस के कंपैरिजन में। अब इसके मिनिएचर साइज या ड्वार्फिज्म के बारे में आप बात करो तो ऐसा नहीं है कि ये होमिनिन वहां पर सिर्फ ड्वार्फ है, कई फॉसिल रिकॉर्ड और हमें वहां पर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एलिफेंट के फॉसिल्स मिले हैं, वो भी हमें ड्वार्फ वेरिएंट दिखा रहा होता है, ड्वार्फ फॉसिल है आपको। तो मे बी ये ड्वार्फिज्म जो है वो एक रीजनल एडेप्टेशन रहा हो उस समय की परिस्थिति, उस समय के इन्वायरमेंट के हिसाब से, ये भी एक चांसेस हो सकती है जिसकी वजह से ये एडेप्टेशनल फीचर आपको देखने को मिला रहा होगा। यहां पर 3D रिकंस्ट्रक्टेड इमेज आपको फ्लोरेसेंसेस की देखने को मिल रही है, जिसको देख के आप अनुमान लगा सकते हो, एक क्लैरिटी को पा सकते हो। अब हम जो ये सारी बातें करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, क्या रिसर्च मेथड होते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि जब हम कंफ्यूज थे कि फॉसिल दो अलग स्पेसिमेन के हैं या फिर एक ही फॉसिल है, इस दुविधा को दूर करने के लिए आपने क्या किया, फ्लोरीन एनालिसिस किया। पर और भी माध्यम है, फॉर एग्जांपल पेलियोबॉटनी, पेलियोजूलॉजी, पेलियोक्लाइमेटोलॉजी, ऐसे माध्यमों को यूज किया था। मतलब क्या है, आप पोलन एनालिसिस करके, ऑलराइट, पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट होते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा पोलन की 2 लेयर होती है, एक इंटाइन और एक एक्साइन। एक्साइन जो होता है वहां पर आपको स्पोरोपोलिन का प्रेजेंट देखने को मिलता है, एंड इट इज हाईली वेदर रेजिस्टेंट, जल्दी वो डिग्रेड नहीं होता है, एंड दिस मेक्स इट वेरी मच यूजफुल फॉर दी पोलन डेटिंग, और व्हाट इज आल्सो कॉल्ड है, जिसको हम किसके अंदर में, पोलन एनालिसिस को आप क्या बोलते हो, पेलिनोलॉजी बोलते हो, है ना। तो आप इन पोलन को कहां पे पाओगे, जो सॉइल है, जो सॉइल के यहां पर सॉइल के रिमेन्स जो है, या फिर रिमेन्स नहीं आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर रीजन से आपने थोड़ी सी सॉइल को कलेक्ट किया और उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया, उसमें अगर कोई ऐसे पुराने समय के पोलन मौजूद हैं उसको आप क्या करोगे, स्टडी करोगे, और वो आपको बताएंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरीके का वेजिटेशन या फिर पेड़ पौधे, फ्लावर पनप रहे थे। कैसे बताएंगे, क्योंकि कोई भी एक, फॉर एग्जांपल पाइन्स है, बर्च है, पाम ट्री है, इन सारे पेड़ों को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है जिसमें ये पलते बढ़ते हैं, ऑलराइट। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप उस चीज को स्टडी कर सको। सिमिलरली कई सारे मरीन सेडिमेंट को आप जब देखते हो तो कई सारे प्लैंकटॉन्स होते हैं, खासकर जू प्लैंकटॉन्स होते हैं, जिनकी स्टडी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो ग्लेशियल आइस कोर्स को, डीप सी सेडिमेंट्स को आप देखते हो, वहां पर कई सारे ट्रैप्ड मटेरियल है जिनका एनालिसिस करके भी आप ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो। अब हमने इरेक्टस की बात कर ली, पर इरेक्टस किस टाइम पीरियड में आता है? हमने कहा था कि अराउंड 2.58 मिलियन ईयर अगो पहले आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्वाटरनरी पीरियड के अंदर में प्लीस्टोसीन इपॉक जो है
वो शुरू होती है, यानी कि ये आइस एज वाला पीरियड है ना। और ये कंटिन्यू होती है कब तक, लगभग 11,000 साल पहले ये खत्म हुई है, आज से 11,000 साल पहले के आसपास, जब होलोसीन शुरू होता है। और इसको जब हम कल्चर्स में डिवाइड करते हैं तो आपको लोअर, मिडल, अपर पेलियोलिथिक पीरियड, इनफैक्ट आपका जो मीजोलिथिक पीरियड है वो भी आपको इसी के अंदर में आते हुए देखने को मिलता है, प्लीस्टोसीन आइस एज के अंदर में। और सबसे पहला जो पेलियोलिथिक पीरियड है, एक स्कॉलर थे, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन दी एम्बर एंड एम्बर, बट देयर वाज अ स्कॉलर कॉल्ड पीएफ सुहम। ही हैज फर्स्ट क्लासिफाइड द एंटायर प्री हिस्ट्री इनटू 3 रीजंस। उन्होंने कहा कि पूरी प्री हिस्ट्री को आप स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज में डिवाइड कर सकते हो। देयर वाज अ म्यूजियोलॉजिस्ट या फिर म्यूजियम क्रिएटर थे जिनका नाम था सीजे क्रिश्चियन जे थॉम्सन। उन्होंने इस चीज को वापस से रिक्लेम किया, रेक्टिफाई किया। पीएफ सुहम का तो उतना ज्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ था, इन्होंने जब उस चीज को रीइंट्रोड्यूस किया तो काफी पॉपुलराइज हुआ और सबको सेम डाटा पता चल गया। बाद में जाकर के एक महान आर्कियोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम है लबॉक। लबॉक साहब क्या कहते हैं कि आप ये स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज में से ब्रॉन्ज और आयरन को रहने दो, स्टोन एज जो है उसको आप 2 भागों में बांट सकते हो, एक पेलियोलिथिक और एक नियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। एक और भाई साहब आते हैं इनके बाद, ल्यूस लार्टेट, और लार्टेट कहते हैं कि अब इस पेलियोलिथिक और नियोलिथिक में से नियो को रहने दो और आयरन और ब्रॉन्ज को भी नीचे रहने दो, सिर्फ पेलियोलिथिक को उठा दो, और इस पेलियोलिथिक को आप बांट सकते हो 3 भागों में, लोअर, मिडल, अपर पेलियोलिथिक। अब इसमें से जो लोअर पेलियोलिथिक है वो हम आज जानते हैं 3.3 मिलियन ईयर अगो पहले स्टार्ट हुआ था और चला है लगभग 0.3 मिलियन ईयर तक। पर ये डेट आपकी करेक्ट नहीं है एम्बर एंड एम्बर में, वहां पर 2.5 या 2.6 लिखी है, तो आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। ऑलराइट। और इस समय एक आपको ट्रेडिशन देखने को मिलता है, टूल ट्रेडिशन, उसको आप अशूलियन टूल ट्रेडिशन कहते हो। अशूलियन बेसिकली एक साइट है यूरोप में जिसका नाम है सेंट अश्यूल। इसके नाम के ऊपर ही इस ट्रेडिशन का नाम रखा गया है, अशूलियन ट्रेडिशन। इससे भी पुराने ट्रेडिशन आपको यूरोप में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमेरियन रीजन में एक ट्रेडिशन, जो क्रोमर लेक है उसके आसपास आपको एक क्रोमेरियन ट्रेडिशन, या जिसको आप प्री चिलियन ट्रेडिशन भी बोलते हो, वो भी देखने को मिलता है। और उसके बाद में जब आप सोम वैली के रीजन में जाते हो तो वहां पर देयर इज अ ट्रेडिशन कॉल्ड एज एबेविलियन ट्रेडिशन, या फिर जिसको हम चिलियन ट्रेडिशन भी कहते हैं। और ये अशूलियन को हम कई बार पोस्ट चिलियन ट्रेडिशन भी कहते हैं। टाइप साइट तो इसकी आपको देखने को मिल रही है कि यूरोप में है, सेंट अश्यूल का जो रीजन है। ऑलराइट। लेकिन ये देखिए लिखा हुआ है सेंट अश्यूल फ्रांस के रीजन में, है ना। पर अगर आप तंजानिया में जाते हो तो भी आपको सिमिलर ट्रेडिशन के टूल देखने को मिलते हैं जो कि डेट बैक कर रहे हैं 1.5 मिलियन ईयर अगो में। पर आप अफ्रीका से इसको कंपेयर नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि अफ्रीका में इससे भी पुरानी इंडस्ट्री है। अशूलियन इंडस्ट्री की डेट यहां पर 1.5 है एम्बर एंड एम्बर के हिसाब से, पर आपको मैं करेक्ट करके बता दूं रियल डेट जो है वो अभी 1.7 मिलियन ईयर अगो के आसपास या इससे भी ऊपर की है। ऑलराइट। पर अशूलियन से भी पुरानी इंडस्ट्री मौजूद है अफ्रीका में, और मिलती है वो आपको एक रीजन ओल्डोविया गौर से, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ के टूल ट्रेडिशन को हम ओल्डोवान ट्रेडिशन कहते हैं। और आपको अभी मैंने बताया, लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ था शायद, कि ओल्डोवान से भी पुरानी एक रिसेंट डिस्कवरी हुई है जिसको हम लोमकीवेन इंडस्ट्री कहते हैं। केनिया के रीजन में आपको ये देखने को मिलता है लोमकीवेन इंडस्ट्री, जो कि 3.3 मिलियन पुरानी है। तो यहाँ तो 1.5 की बात हो रही है, हम 3.3 तक पहुंचे, इससे डबल से भी ऊपर ज्यादा, है ना। यहाँ पे मिलने वाले टूल्स को आप देखोगे तो बेसिकली 2 तरीके के टूल मिले हैं, हैंड एक्स जिसको हिंदी में हस्तकुलाड़ी भी कहते हैं, और स्क्रेपर्स भी। तो अब हम जब सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या रहा होगा, आप क्लियरली तो नहीं बता सकते हो कि क्यों क्या इस्तेमाल होता रहा होगा उस समय, पर एक स्कॉलर जिनका नाम है लॉरेंस कीली, इन्होंने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया ऑफ द वियर एंड टियर पैटर्न, है ना। जब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया तो ये इस कंक्लूजन पे आए कि बेसिकली इन हैंडेक्सेस के माध्यम से लोग डिगिंग करते रहे होंगे, वुडवर्क करते रहे होंगे और एनिमल की बutchery करते रहे होंगे। ये चीज रही होगी। अब इस टूल को बनाने का तरीका क्या रहा होगा, तो स्कॉलर्स ने 2 तरीके की टेक्निक्स को आइडेंटिफाई किया है, एक हार्ड हैमर और एक सॉफ्ट हैमर टेक्निक। हार्ड हैमर में एक बड़े से स्टोन को लेकर के दूसरे स्टोन के साथ कस के वहां पर लड़ाया जाता है, टकराया जाता है। इसको परकशन, डायरेक्ट परकशन मेथड भी कहते हैं। और इससे जो फ्लेक्स मिल रहे हैं आपको वो काफी थिकर फ्लेक्स होते हैं, है ना। अब आपको हो सकता है कई टर्म्स यहां पर समझ में नहीं आ रहे हो, और मैं अगर समझाने जाऊंगा तो लेक्चर और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एम्बर ने आपको समझाने की वहां पे तकलीफ नहीं की। उसका मानना है, वो उसने तो लिखी है कॉलोनियल जो रीजन में स्टूडेंट है, कॉलोनियल क्या बोल रहे हैं हम, ब्रिटिश रीजन में जो इसके स्टूडेंट्स होंगे, या फिर अमेरिका में दूसरे जगहों पर कोई पढ़ रहा होगा, उस हिसाब से वो टेक्स्ट तैयार करते हैं। ऑफकोर्स इट इज इंडियन एडिशन,
बट इंफॉर्मेशन तो सेम यूज होती है। अब उनको ये नहीं पता कि वहां पे जो बच्चे 7th क्लास में जान जाते हैं, यहाँ पे इंडिया में वो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं जानते। ऑलराइट, तो अकल में काफी डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा होता है, और उस चीज को यहाँ पर वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि बच्चों को बता दें कि भैया कोर क्या होता है, फ्लेक क्या होता है, परकशन क्या होता है, पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन क्या होता है, नेगेटिव बल्ब ऑफ परकशन क्या है, फ्लूटिंग क्या है, फ्लिंटिंग क्या है, ये चीजें नहीं बताई हुई है। और हम यहाँ पर बता नहीं रहे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। बैचेस में तो एक सेपरेट लेक्चर लेके एंथ्रोपोलॉजी की बेसिक की क्लासेस ली जाती हैं और टूल मेकिंग टेक्निक की क्लासेस ली जाती हैं, उसमें ये चीज़ बताई जाती है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, हमारे एंथ्रोपोलॉजी की प्लेलिस्ट में जो स्टडी आईक्यू पे प्लेलिस्ट है 130 के आसपास वीडियो है, वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगा, या तो आप डायरेक्टली सर्च कर लो, गूगल यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च मारो स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक उत्कर्ष सिंह बाय उत्कर्ष सिंह, या फिर स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक स्टडी आईक्यू, इस चीज को आप डालो, वहां पर आपको हमारा एक वीडियो मिल जाएगा। थोड़ी बहुत पोर्शन हमने वहां पर क्लियर किया है, टूल कैसे बनते थे, टेक्निक कैसे होती है, तो आपको थोड़ी हेल्प वहां पर मिल जाएगी। ऑलराइट, जो बैच में नहीं है, बैच में जो है उनको तो सब कुछ पता ही है, उनको तो बताया गया है। जो दूसरी टेक्निक है जिसको आप कहते हो कि सॉफ्ट हैमर टेक्निक, यहाँ पर जो बीटिंग के लिए मटेरियल यूज किया जा रहा है वो कोई पत्थर, भारी पत्थर नहीं है, सॉफ्टवेयर मटेरियल है। फॉर एग्जांपल बोन या फिर एंटलर, एंटलर क्या होता है, हॉर्न, सींग कई जानवरों की, उसको भी यूज किया जाता था, है ना। और इससे आपको थिन और थोड़े से कंपैरेटिवली रिफाइंड टूल्स यहां पर मिल रहे होते थे। अब ये अशूलियन ट्रेडिशन जो साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे तो यहां पर बैम्बू का मटेरियल जो है इसका काफी ज्यादा यूज आपको देखने को मिल जाएगा। रीजन वी डू नॉट नो। ऑलराइट, अब इन टूल्स का इस्तेमाल करके हमने कहा बुचरिंग भी कर रहे हैं, डिगिंग भी कर रहे हैं, पर मोस्टली क्या हो रही है, हंटिंग हो रही है। बेसिकली सबसे अधिक हंटिंग का यहां पर इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट एक स्कॉलर, शायद मैंने उनका नाम नहीं लिखा है, देयर इज अनदर स्कॉलर, और उनका यह मानना है कि ये स्टोन टूल को कई बार क्या किया जाता था, एक प्रोजेक्टाइल वेपन के तौर पे, विलियम फराजी नाम है उनका, और इनका कहना है कि प्रोजेक्टाइल वेपन के तौर पे भी इन हैंड एक्सेस को यूज किया जाता था, इन भारी टूल्स को यूज किया जाता था। और जैसे आप एक डिस्कस को फेंकते हो वैसे ही इसको फेंका जाता था जानवरों की एक भीड़ में, बहुत सारे जानवर जहां पर हैं, ताकि किसी न किसी से टकराए वो, और वो जानवर जो है, जो एनिमल है जिसके ऊपर आपने इसको फेंका है, जिस ग्रुप में आपने इसको फेंका है, किसी को वो लगेगा, किसी एक न एक को तो लगेगा ही, और वो इंजर भी हो सकता है, और इट माइट गेट किल्ड ऑल्सो, और फिर आप उसको उठा लिया होगे, आपका काम हो गया। तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। तो जो बिग हंटिंग की हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े शिकारों को, अब इंसान जैसे जैसे टूल्स का एडवांसमेंट हो रहा है, वो छोटे शिकारों पर सीमित नहीं रहा है, वो बड़े बड़े शिकारों को यहां पर करने लगा है। तो आप देखते हो, ये एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है एफ क्लार्क होवेल, इन्होंने तोराल्बा और एम्बोना के रीजन में, जो कि स्पेन के अंदर में कुछ साइट्स हैं, यहां पर कुछ एलिफेंट रिमेन्स कमाए हैं ना, जो इनको रिमेन्स मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, वो एलिफेंट के आपको हैं। और जब उसकी एनालिसिस की तो इन्होंने कहा कि ये क्योंकि इस जहां जहां पर ये एलिफेंट रिमेन मिले हैं वहां पर कई सारे ह्यूमन के बनाए हुए जो स्टोन टूल हैं वो भी बहुत सारे आपको मिले, तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि इंसान ने इनका शिकार किया होगा। और बड़ी सी हाथी का शिकार करना सिंपल स्टोन के टूल के साथ, इट इज नॉट एट ऑल इजी प्रोसेस। तो वहां पर इंसान ने स्ट्रैटेजी लगाई होगी, प्लानिंग की होगी, जिसमें उनके बढ़ते हुए दिमाग ने, होमो इरेक्टस का दिमाग जो 900 सीसी तक, 1000 सीसी तक पहुंचा, उसने इस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में हेल्प की होगी, और लार्ज ग्रुप बना करके उन्होंने टुगेदर यहां पर हंटिंग की होगी, टुगेदर एक साथ यहां पर हंटिंग की होगी। और उसमें भी लार्ज ग्रुप में भी पॉसिबल नहीं है, हाथी पागल होकर इधर उधर दौड़ने लगे, आप क्या कर लोगे। आपने बाहुबली मूवी में वो सीन देखा होगा ना, वो तो बाहुबली था, उसने रोक लिया, अदरवाइज पूरी प्रजा में एक भगदड़ मच जाती, स्टैम्पीड लाइक कंडीशन हो जाती, तो हाथी को आप कैसे ही रोकोगे, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, एक मडी बॉक्स का इस्तेमाल, कुछ दलदले रीजन, जो दलदल होती है ना, उसका ये इस्तेमाल करते थे, और कोशिश करते थे कि एलिफेंट के ऊपर पत्थर फेंक के किसी और माध्यम से उसको डिस्ट्रैक्ट करके इस दलदल के अंदर में उसको ट्रैप कर सके। अब इस दलदल से, इस ट्रैप से वो जब एस्केप नहीं कर पाएगा, तब आप साथ में मिलकर के उसको अलग अलग वेपन से साथ में मारोगे, हंट करके आप क्या करोगे, उसको डेफिनेटली किल कर पाओगे। ऑलराइट, सो दीज थिंग्स वर डन। लोअर पैलियोलिथिक में हमने बात की, कंट्रोल फायर के भी आपको एविडेंसेस 1.2 मिलियन ईयर के देखने को मिल जा रहे हैं, है ना। और इसका इस्तेमाल स्केयर करने के लिए, हंट करने के लिए यूज किया गया होगा, बाद में कुकिंग के लिए भी किया गया होगा इसका इस्तेमाल। और जो हार्श क्लाइमेट है उसके अगेंस्ट इसने प्रोटेक्शन में भी काम किया होगा, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि इंसान उस समय कपड़े पहनना शुरू कर दिया था
एनिमल के स्किन के, बाकी स्किन के या नहीं। कुछ रिसर्चर्स हैं जो ऐसा सजेस्ट करती हैं कि होमो इरेक्टस ने जो बियर्स के फर हैं उनको यहाँ पर यूज करना शुरू कर दिया गया था, है ना। बट वी कैन नॉट बी एग्जैक्टली श्योर। तो हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए उसने आग का इस्तेमाल किया होगा, ठंडी लगेगी तो प्रोटेक्शन के लिए आग का इस्तेमाल उसने किया होगा। कुछ एविडेंसेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक डेट है, ये जो गलत डेट है, ये क्लेम्ड डेट है। असली डेट आपको पता है 1.2 मिलियन ईयर की होनी चाहिए फायर के यूज की, है ना। चाउकुडियन से लेकर के दूसरे रीजन्स में भी, चाइना वगैरह में भी आपको ये एविडेंस मिलते हैं, पर काफी लेटर एविडेंसेस हैं। इंडिया में आप बात करोगे तो अभी कुछ सालों पहले लेटेस्ट रिसर्च ने हमारी जो अर्लीस्ट फायर का यूज है वो लगभग 50-60 हजार साल के पहले रखा है। तो आप सोचिए, अफ्रीका में 12 लाख साल पहले के एविडेंस है, हमारे यहाँ 1 लाख भी नहीं, उसके भी आधे 50-60 हजार साल के एविडेंसेस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। ऑलराइट, तो दैट इज वाई कि इंडियन आर्कियोलॉजी में हमें फंडिंग की ज्यादा जरूरत है। पर हमारा ध्यान तो आपको पता ही है किन चीजों पे ज्यादा लगा रहता है ना। चलिए, कैंप साइट, अब रहना भी तो है इंसान को। शिकार कर लिया, शिकार करके कहाँ पे ले आओगे? घर पे ले आओगे, फैमिली के साथ शेयर करना है। शेयरिंग एंड केयरिंग ब्रिंग्स जॉय, तो यू हैव टू शेयर द फूड एज वेल। तो जो लोकेशन होती थी इनकी कैंप साइट की, जो सेटलमेंट साइट होती थी, वो यूजुअली अभी भी दे यूज टू प्रेफर टू लिव ऑन द एजेस अराउंड द वाटर बॉडीज। जो नदियां होती थी, तालाब होते थे, वाटर सोर्सेस के किनारे पे रहना प्रेफर करते थे। और उस रीजन में हर्बीवोर एनिमल जो होते थे, शाकाहारी जो जानवर होते थे, वो भी काफ़ी होते थे। कई बार वो खुद पानी के सरफेस के पास पानी पीने के लिए आते थे और इन्हों की बल्ले बल्ले हो गई, इन्होंने शिकार कर लिया, इनका रात का डिनर भी तैयार हो गया। ऑलराइट, सो दिस वाज मोर इजी। बट देयर आर सर्टेन एविडेंसेस जो कि इंडिकेट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जो इंडिकेट आपको करते हुए देखने को मिलेंगे कि पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज्ड टू इवन लिव विद इन द केव्स। पर केव सेटलमेंट कम है, ओपन साइट जो है वो ज़्यादा है, ताकि वहाँ से भागने में आसानी हो, अपने दुश्मन को आप देख सको और भाग सको, है ना। तो ओपन एयर साइट कंपैरेटिवली लार्जर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एविडेंसेस की अगर आप बात करते हो, दूसरा कलर हमें लेना होगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये दिखेगा आपको, टेरामाटा में एविडेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। और कई सारी स्पेशलाइज्ड साइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये कैंप साइट कैसे होते थे उसका स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये हर्द है, जिसको आप हिंदी में चूल्हा कहते हो। ये वर्क स्पेस है जहां पर इंसान काम करता था। ये पूरी वर्क स्पेस आपको देखने को मिल रही है ना। तो या तो वो सोने रहने के लिए जगह रखता था, और यहां पर उसका एक सेंट्रली हर्द यानी चूल्हा, जहां पर वो कुकिंग करता रहा होगा, आग जलाता रहा होगा, उसको प्लेस किया था उसने। ऑलराइट, नाउ हमारे पास कल्चर के बाकी क्या एविडेंसेस है, हम रिलीजन के बारे में क्या जानते हैं, या फिर रिचुअल के बारे में क्या जानते हैं। तो हम देखते हैं जो एविडेंसेस हमारे पास, वो रेड ओकर यानी गेरुआ कलर जो होता है ना। शाहरुख खान की मूवी है ना कोई, दिल वाले, उसमें गाना है गेरुआ, तो उसी को आप समझ लो। तो रेड ओकर का काफी ज्यादा यूज यहां पर आपको देखने को मिलता है, इंडिकेशन देखने को मिलता है। पर्पस क्या रहा होगा, वी आर नॉट श्योर, हमको पता नहीं हो सकता। पर लोग ऐसा मानते हैं, स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि या तो डेकोरेशन के लिए या फिर इंसेक्ट और सनबर्न से बचाने के लिए वो इस तरीके की चीज से अपनी बॉडी को कवर करते थे, डेकोरेट करते थे या पेंट करते थे। ऑलराइट, चाउकुडियन का रीजन जो भी हमने बात की, यहां पर फायर के भी बहुत पुराने एविडेंसेस मिले हैं। चाइना में ये साइट है, यहां पर आपको रिचुअलिस्टिक कैनिबलिज्म और रिमूवल ऑफ द ब्रेन और उसके कंजम्पशन के एविडेंस मिलते हैं। कैनिबलिज्म क्या होता है, खुद के स्पीशीज के मेंबर को मार करके खा जाना, है ना। हम अपने मेंबर को मार के खाएं, इंसान तो क्या कहते हैं उसको, आदमखोर कहते हैं। कोई दूसरा करे तो वो भी कैनिबलिस्टिक कहलाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिसेस, सर को निकाल के खा जा रहे हैं, रिचुअलिस्टिक कैनिबलिज्म कर रहे हैं, ये चीज भी, इसके भी एविडेंसेस हमें मिले हैं, सजेशंस मिले हैं फ्रॉम दी लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, फ्रॉम दी होमो इरेक्टस पॉपुलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्यूरियल की अगर बात करो, जाहिर सी बात है इस समय पे आपको ब्यूरियल के कोई एविडेंस नहीं मिलेंगे, है ना। इरेक्टस के समय में आपको ब्यूरियल के कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं। अगर हम ली बर्जर की बात को मान भी ले, जो कि कहते हैं कि होमो नालेडी ने सबसे पहली बार ब्यूरियल को शुरू किया होगा, तो भी वो डेफिनेटली लोअर पैलियोलिथिक में तो आ गया है ना। लोअर पैलियोलिथिक में, इनफैक्ट लोअर पैलियोलिथिक के एंड में ली बर्जर का ये दावा वहां पर फिट इन बैठता है, पर किसी भी केस में वो होमो नालेडी के टाइम पीरियड के साथ फिट इन नहीं बैठता, जो कि आ गए थे कब, 20 लाख साल पहले। और इनका ये जो होमो नालेडी का दावा है, ये बहुत ऑन जनरल सिनेरियो, ये 0.4 मिलियन ईयर के आसपास का है, इस टाइम पीरियड का है ना। सो you have to keep that in mind and reminding you once again कि बैचेस को आप ज्वाइन करो, डिटेल में कोर्स को अगर आपको पढ़ना है तो। ऑलराइट, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। अभी सेल का मौका है 27 तक, तो आपके पास बेस्ट प्राइसेस यहाँ पर अवेलेबल है।
All right, so if this is going to be the way you want to learn anthropology, but in a more lucid manner, in a more detailed manner, updated information, जो कि I can guarantee you कि कहीं भी और आपको नहीं मिलने वाली है, तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। 27 को सेल खत्म है, 29 को बैच बंद है। टेस्ट सीरीज के साथ आप ज्वाइन कीजिए। पर्सनलाइज गाइडेंस अगर आपको चाहिए और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यूएस लाइव का जो कोड है ये रहा, इसको इस्तेमाल करना ना भूलें। दिस कोड इज मैंडेटरी। ऑलराइट, और जैसे ही आप यूज करते हो यू कैन शेयर द इन्फो विथ मी ऑन दिस इंस्टाग्राम आईडी उत्कर्ष सिंह _ है, या फिर कोई आपको कंफ्यूजन हो एनरोलमेंट के रिगार्डिंग, बैच ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, या फिर कोई और चीज का कंफर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। सारी पीडीएफ, सारा मटेरियल एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह, स्टडी IQ के A to Z हर एक प्रोग्राम पे जो भी मौजूद है, बुक्स खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, एक ही कोड जो आपको लगाना है वो होने वाला है अस लाइफ का या फिर यूएस लाइफ का। ऑलराइट, चलिए, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर 8 अब आपका आने वाला है। चैप्टर 8 को कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में खत्म करें, एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि जनवरी एंड के पहले पहले आपके पास चैप्टर 8 2 पार्ट लगते हैं, जितने भी पार्ट लगते हैं आपके पास वो डिलीवर हो जाए। ठीक है, कंटेंट में इसका आपके पास PDF इस वाली पेज के ऊपर शेयर कर दे रहा हूं। ऑलराइट, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ वेरी नाइस डे, एंड डेफिनेटली आपको अगले लेक्चर में चैप्टर 8 के साथ मिलते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।